हेलो एवरीवन। आज हम लोग एविडेंस एक्ट को कंप्लीट कर डालेंगे। पूरा हो जाएगा आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट। अब तक हमने आपको आईपीसी कंप्लीट दे दी, सीआरपीसी कंप्लीट दे दी है, और आज तीसरा ये मेजर एक्ट एविडेंस एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम आज स्टार्टिंग कर रहे हैं भारतीय साक्षरता अधिनियम की धारा 138 से, जो क्या कहती है, परीक्षाओं का क्रम। इससे पहले लेक्चर में हम लोग 137 तक पढ़ चुके हैं। परीक्षाओं का क्रम, धारा 138 क्या कहती है? साक्षियों से प्रथमता मुख्य परीक्षा होगी, तत्पश्चात यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो प्रतिपरीक्षा होगी, और तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो पुनः परीक्षा होगी। कहने का मतलब, सबसे पहले मुख्य परीक्षा, फिर प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा, और फिर अगर प्रतिपक्षा के बाद वो पक्षकार जिसने उसे बुलाया है पुनः परीक्षा कर सकता है। अब इसमें बात बताई गई है, एक्सप्लेन कर दिया गया। परीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना होगा, किंतु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। कहने का क्या मतलब है, ये समझ। कहने का मतलब ये है, चाहे परीक्षा हो चाहे प्रतिपरीक्षा हो, वो दोनों ही सुसंगत तथ्यों से संबंधित है, मगर परीक्षा सीमित तथ्यों पर है और प्रतिपरीक्षा की कोई सीमा नहीं है। पुनः परीक्षा की दिशा क्या होती है ये बताया गया है। पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट, मतलब पता लगाना, पता देना, उद्दिष्ट होगी। जो यही शब्द लिखा करिए, इसको आप, जो आपका एविडेंस एक्ट है, इसमें बहुत इजी शब्द ना यूज़ करिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप इजी शब्द यूज़ करते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है और आपके नंबर कटते हैं। हमने जानबूझ के भाषा इस्तेमाल की है। उद्दिष्ट, यही शब्द आपको लिखना है। उद्दिष्ट होगी जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों, ऐसे ही लिखना है आपको। तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। कहने का मतलब है, जो पुनः परीक्षा होती है वो उन बातों के स्पष्टीकरण की तरफ ले जाती है मैटर को, जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों। और अगर पुनः परीक्षा में कोई ऐसी बात उठ जाती है जो प्रतिपक्षी उसके बारे में जानता है, तो वो उसकी अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा भी कर सकेगा। फिर आ जाइए साक्ष्य अधिनियम की धारा 141, सूचक प्रश्न। ये क्या होते हैं सूचक प्रश्न? इनको लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं। क्या है ये? कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है। वो हर प्रश्न जो दूसरा व्यक्ति पाना चाहे, जिसका उत्तर, उस प्रश्न को आप सूचक प्रश्न कहेंगे। उसके बाद आ जाइए धारा 142, सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए। 142 में कहा गया है कब नहीं। पूरा क्वेश्चन आता है सूचक प्रश्न क्या होते हैं, यानी कब नहीं पूछा जाना चाहिए और कब पूछा जाना चाहिए। तो सूचक प्रश्न कब नहीं पूछे जाना चाहिए ये बताया गया है 142 में। सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। दूसरी बात, न्यायालय उन बातों के बारे में न्यायालय कब अनुमति देगा ये बताई गई बात। न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में, पुनः स्थापना होता है इंट्रोडक्शन, पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद हैं, या तो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, सूचक प्रश्नों को के पूछने के लिए अनुज्ञा देगा। कहने का मतलब है, न्यायालय अनुज्ञा तभी देता है जब वो बहुत आसान सी चीज़ें हों, जैसे उसे लगे कि ये पहले से ही डिसाइडेड है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो सूचक प्रश्न पूछने की इजाज़त दे देगा। कब? मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में। जबकि धारा 143 क्या कह रही है, सूचक प्रश्न कब पूछा जाएगा। तो सूचक प्रश्न को पूछने का मेन जो पड़ाव है वो प्रतिपरीक्षा है। प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे
सूचक प्रश्न, वो सारे सूचक प्रश्न, वो सारे प्रश्न सूचक प्रश्न हैं जिन्हें कोई भी ये व्यक्ति उनका उत्तर जानना चाह रहा है, वो प्रश्न सूचक प्रश्न है। ये आपको 141, 142, 143 तीन उदाहरण याद रखना है। आगे चले हम लोग। अब आ जाइए धारा 153 पे। क्या कहती है धारा 153 साक्षर अधिनियम की? सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। कहने का मतलब है कोई सत्यवादिता परखने के जो प्रश्न हुए उनके बारे में कोई उत्तर मिला, तो अब दूसरा पक्षकार उन उत्तरों का खंडन करने के पीछे नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि अगर ये सब करते रहोगे, एक दूसरे का खंडन करते रहोगे, तो मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा। पहले इस सेक्शन को समझ ले क्या है, फिर उस पर हम लोग डिटेल समझेंगे। पहली बात की गई है, जबकि किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वो उसके शील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और उसने उसका उत्तर दे दिया हो। कहने का मतलब है किसी ऐसा प्रश्न था जो शील को क्षति पहुंचा रहा था, विश्वसनीयता को धक्का पहुंचा रहा था, फिर भी उस व्यक्ति ने सुसंगत होने के कारण उसका उत्तर दे दिया, तब क्या होगा? तब उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ठीक, बड़ा हिम्मत बंधा के तो उसने जवाब दिया, अब आप उसका खंडन नहीं करें, बल्कि और क्या कर सकते हैं, किंतु यदि वो मिथ्या उत्तर देता है तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। अगर वो लगता है आपको कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया, गलत साक्ष्य दिया, तो आप गलत मिथ्या साक्ष्य देने का उस पर आरोप लगा दीजिए, फिर उसका अभियोजन करिए। इसके दो अपवाद हैं। पहला क्या अपवाद है? यदि किसी साक्षी से पूछा जाए कि क्या वो इससे पूर्व किसी अपराध के लिए दोषित हुआ था और वो उसका प्रत्याख्यान मतलब मना कर दे, ठीक, प्रत्याख्यान मीन डिनाय, मना कर दे, तो उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक, पूछा गया दोष सिद्ध हुए, कह रहा नहीं हुए, आप उसका साक्ष्य दे दीजिए कोर्ट में, इसके लिए मना नहीं किया गया है। अपवाद दूसरा क्या है? यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की, देखिए शब्द हमने कहा है वीआर एक्ट के एक्ट शब्द हैं, इनको एज इट इज लिखिएगा, अपनी तरफ से छेड़छाड़ ना करिएगा शब्दों से। किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता, निष्पक्ष कहते हैं, निष्पक्ष तो आप जानते ही, पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए। अधिक्षेप का मतलब है वो बताना नहीं चाह रहा है, प्रवृत्ति रखने वाले कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो सुझाए हुए तथ्यों के प्रत्याख्यान द्वारा उत्तर देता है तो उसका खंडन किया जा सकेगा। कहने का मतलब है ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया जो उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके परिवार से संबंधित कोई मामला हो और परिवार के किसी सदस्य के बारे में उसके शील की परीक्षा हो रही हो और उसके बारे में पूछा जाए, तो जाहिर सी बात है आप सीधे सीधे अपने खानदान, अपने परिवार के किसी के व्यक्ति के भी विरुद्ध ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छे शील का है। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आया और प्रश्न का उत्तर दिया गया जिससे लग रहा है कोर्ट को कि वो सीधा जवाब नहीं देगा या अपने फेवर के आदमी का पक्ष लेगा, तो उसका खंडन किया जा सकेगा। ठीक, साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, खंडन किया जा सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपवाद। फिर आप आ जाइए अगला सेक्शन नंबर 154। ध्यान रखिएगा कभी कभी वीडियो जो है ब्लर्ट हो जाता है, कई हमने इसमें देखा है वीडियोस में ब्लर्ट कर रहा है। ब्लर्ट अगर कर रहा है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ की कॉपी निकाल लीजिए, उसमें बिल्कुल साफ साफ हमने फ़ोटो खींचे हैं, पीडीएफ बनाया है। आप पीडीएफ अपने हाथ में रखिए और फिर वीडियो सुनिए, जहाँ पर भी ब्लर्ट लगे तो ये आप करें प्लीज़। 154 धारा क्या करी है? पक्षकार द्वारा अपनी ही साक्षी से प्रश्न। बहुत बार आता है कि इसी सेक्शन को पक्षद्रोही साक्षी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है पक्षद्रोही साक्षी की परिभाषा कहाँ दी गई है? पूरे एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी नहीं है। हाँ, ये जो धारा है 154, ये पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित धारा है। क्या कहा गया है इसमें?
पहली बात, न्यायालय उस व्यक्ति को एक सेकंड फिर से देख लें। 154 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है, ठीक है, उस साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है, साक्षी का पक्षकार का ही साक्षी था, मगर ये चूंकि पक्षद्रोही हो गया, ये सच बोलने का इच्छुक नहीं है, तो अब न्यायालय की अनुज्ञा से वो आदमी जो पक्षकार इसे बुलाया है वो प्रश्न भी कर सकता है जो प्रतिपक्षी द्वारा पूछे जा सकते थे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दूसरी बात, इस धारा की कोई भी बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग पर निर्भर करने के हक से वंचित नहीं करेगा। इसी दूसरे पॉइंट पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट केस है हरी और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021, लेटेस्ट लीडिंग केस है। अभी हम आपको बहुत एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इसको ब्रॉड में बताएंगे। कहने का मतलब पहले उपधारा 2 को समझ ले कि इस धारा की कोई बात क्या करेगी, जो उपधारा 1 में कही गई है उसको एक उपधारा 1 में अनुज्ञात व्यक्ति किया गया है, पक्षद्रोही व्यक्ति है, उसके साक्ष्य के किसी भाग पर निर्भर करने के हक से वंचित नहीं करेगी। मतलब पक्षद्रोही साक्षी भी उपधारा 1 के अकॉर्डिंग कोई भी साक्ष्य देता है, वो साक्ष्य न्यायालय लिखेगा और इस बात की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको साक्ष्य को नकार दिया जाए। अब इसमें लीडिंग केस है हरी और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें संक्षेप में हमने लिख दिया है, पक्षद्रोही साक्षी सक्षम साक्षी होता है। कैसे, इसमें हुआ क्या था हम बताते हैं आपको। कहा गया है, देखिए इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से। भले ही कुछ साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं, उनके साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है यदि वे प्राकृतिक और स्वतंत्र साक्षी हैं और अभियुक्त को झूठा फंसाने का कोई कारण विद्यमान नहीं है तो इसे दोष सिद्धि का आधार बनाया जा सकता है। ये हो गया निर्णय का सार। कहने का मतलब है, इस केस हरी और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही साक्षी पक्षद्रोही हो गया हो, फिर भी उसके साक्ष्य के आधार पर आप किसी की दोष सिद्धि कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि वो जानबूझ के अभियुक्त को फंसा तो नहीं रहा है, बस इतनी बार, क्योंकि आगे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो साक्षी होता है उसको जान माल की धमकी दी जाती है और चूंकि उसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं हम लोग, तो बेचारा बहुत डरा सहमा होता है, इसलिए उसे मजबूरन पक्षद्रोही होना पड़ता है। मगर उसका साक्ष्य मायने रखता है, उसके साक्ष्य को आप बिल्कुल अभिलिखित करें और उसके अगर लग रहा है हर संदेह से परे है तो उसके बेस पर आप सजा दें, ये बताया सुप्रीम कोर्ट। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 देख लें हम। साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। अधिक्षेप का मतलब होता है अविश्वास। ठीक, अविश्वास, अधिक्षेप मीन्स अविश्वास। पिछले सेक्शन 153 में भी आया था शब्द, इस शब्द का मायने याद रखिएगा। पहले सेक्शन समझ ले क्या कह रहा है। किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है निम्नलिखित प्रकारों से अधिक्षेप किया जा सकता है। मतलब जो भी साक्षी आए हैं दूसरे साक्षी के बारे में वो कह सकते हैं कि भाई हमें इन पे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है, ये 3 कारण बताए गए। किन आधारों पर दूसरा साक्षी कहेगा कि उसे किसी अमुक साक्षी पर विश्वास नहीं है, ये 3 कारण हम बता रहे हैं आपको। पहला कारण है, उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो ये परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं। विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं क्योंकि वो हम इसको देख चुके हैं कई बार, ये झूठ बोला है, हम अपने ज्ञान के आधार पर कह रहे हैं, ऐसा कहा गया पहले पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है
ये साबित किए जाने द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत की प्रस्थापना प्रतिग्रहित कर ली है या उसे अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है। यही शब्द यूज करिएगा, आप समझ लीजिए। कहने का मतलब है कोई साक्षी ये कहता है कि इन्होंने रिश्वत खा रखी है या इन्होंने तय कर लिया है कि हमें रिश्वत मिल जाएगी या कोई और प्रलोभन या उत्प्रेरणा मिली है, तो वो दूसरा कारण हो जाएगा। तीसरा, उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से जिसका खंडन किया जा सकता है असंगत पिछले कथनों को साबित करने द्वारा। इसमें क्या होता है, तीसरा पॉइंट का मतलब क्या है, पहले उसने कोई और बात की, अब कोई और बात कर रहा है, तो इस तरह से उसकी पिछली बातों का खंडन करके आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, झूठा साक्षी है, क्योंकि बार बार अपने स्टेटमेंट को बदल रहा है। इसका एक स्पष्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के अपात्र घोषित करता है, अपने से की गई मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे ना बताए। ठीक, आपने कह तो दिया हम विश्वास नहीं करते हैं, ठीक, तो हो सकता है आपको मुख्य परीक्षा में ना एक कसौटी करी जाए, मगर आगे क्या होगा, अपने विश्वास के कारणों को चाहे ना बताए, किंतु प्रति परीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा और उन उत्तरों का जिन्हें वो देता है खंडन नहीं किया जा सकता। तथापि यदि वे मिथ्या हों तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। अब बात को समझ लें। कहने का मतलब है जिस साक्षी ने कहा कि हम विश्वास नहीं करते हैं, तो हो सकता है मुख्य परीक्षा में उनकी बहुत कसौटी ना हो, मगर वो प्रति परीक्षा में जब आएंगे तो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी और अगर लगता है कि ये झूठ बोले थे तो उनकी बात का खंडन तो नहीं किया जाएगा कि ठीक है कोई बात नहीं है, मगर अब चूंकि ये उन्होंने आक्षेप लगा दिया प्रतिपक्षी पे, दूसरे साक्षी पे, तो अब उनके ऊपर अगर बात लगती है कि इन्होंने गलत कहा था उसके बारे में, तो उन पर अब इस आदमी पे जिसने पीछे ऊपर के सेक्शन में साक्ष्य दिया था, कहा था कि हम इनको विश्वसनीय नहीं मानते, उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। एक धारा है, बहुत धारा का टाइटल बहुत बड़ा है, धारा छोटी है, धारा 157 साक्ष्य अधिनियम की। उसी तथ्य के बारे में जो पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। पहले तो इसका मतलब समझ लें। उसी तथ्य मतलब कभी तथ्य बात हो चुकी है, उसी की बाद में साक्ष्य की संपुष्टि करना है, तो उसके लिए पहले जो बात की गई थी उसको साबित किया जा सकेगा। अभी हम इसको समझाते हैं, पहले समझ लें। किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित उस समय पर या के लगभग जब वो तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ था, या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा। इसको समझ ले मतलब से। जैसे मान लीजिए कोई मृतकालिक कथन था, किसी कोई आदमी बहुत पीड़ा में था, लग रहा था ये मर जाएगा, मतलब मरने, ऐसा लग रहा था कि बहुत परेशानी में मर सकता है, और वो मर जाता तो उसका मृत्युकालिक कथन हो जाता, लिख जाता, वो मृत्युकालिक कथन बन जाता। मगर हुआ क्या, वो आदमी मरा नहीं और पीड़ा झेलने के बाद वो बच गया। अब चूंकि उस वक्त उसने ये कथन किए थे जब बहुत परेशानी में था, जब लगभग मौत के करीब था, मगर बच गया, तो अब ये हो गए पश्चातवर्ती कथन। अब ये साबित करे जा सकेंगे क्योंकि पहले पहले की बात को अब जाके आप साबित कर सकेंगे कोर्ट के अंदर। ये कहलाती 157। कहने का मतलब है कोई आदमी इस परिस्थिति में कोई कथन देता है कि वो उसे लग रहा है कि मर सकते हैं, तो उसका कथन अब लिखित कर लिया गया। अगर वो मर गया तो मृत्युकालिक कथन हो गया, और अगर बच गया तो उसको अब संपुष्टिकारक कथन हो गया। अब उसकी संपुष्टि करी जाएगी, उसकी परीक्षा या प्रतिपरीक्षा की जाएगी और वो साक्ष्य के रूप में लिए जाएंगे। इनको कहते हैं पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे, धारा 157। अब हम लोग आ जाए अगला सेक्शन, धारा 165 एविडेंस एक्ट। प्रश्न करने या पेशकरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। ब्लर क्यों कर रहा है भाई?
प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। क्या मतलब ये? न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी या पक्षकारों से सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो वो चाहे पूछ सकेगा तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा, और ना तो पक्षकार और ना उनके अभिकर्ता हकदार होंगे कि वे किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें। न किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाज़त के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे। बिल्कुल बात को समझ लीजिए। न्यायाधीश क्या सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए कोई भी जो भी उचित लगे कि हमें सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी समय, किसी भी साक्षी, किसी भी पक्षकार को सुसंगत या विसंगत कोई भी तथ्य प्राप्त करने के लिए या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए किसी भी पक्षकार को आदेश दे सकता है, और ना ही प्रतिपक्षी ना उसका अभिकर्ता इसमें हस्तक्षेप करेगा, और ना ही बिना न्यायालय की अनुमति के कोई भी साक्षी की प्रतिपरीक्षा की जाएगी। ये मैटर हम आपको दे रहे हैं। इसमें हमने लिख रखा है हमारा चैनल @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। ये यूट्यूब पे आप डायरेक्ट डालेंगे @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर, तो आपको सीधे सीधे हमारा चैनल मिल जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट हमने बना दी है। एक आईपीसी की प्लेलिस्ट है और एक सीआरपीसी की प्लेलिस्ट है और एक एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे हम। इसमें एक परंतु है, परंतु साक्षी को धारा 121 से 131 के अधीन उत्तर देने तथा दस्तावेज को पेश करने से इनकार करने का अधिकार होगा। ये 121 से लेकर 131 तक संसूचनाएं हैं जिनको दर्शित करने का लिए किसी साक्षी को विवश नहीं किया जा सकता। तो इसमें साक्षी को प्रतिरक्षा प्राप्त है कि इन धाराओं के अंतर्गत किसी साक्षी को विवश नहीं किया जाएगा। ठीक, क्योंकि ये गोपनीय संसूचनाएं टाइप की होती हैं, इनको व्यक्त नहीं किया जाता, ना ही न्यायालय इन पर जोर देता है। आखिरी धारा है सेक्शन की 167, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या ग्रहण के कारण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। क्या कहने का मतलब है? कब नहीं होगा नवीन विचारण? ये बात बहुत ध्यान से समझे आप। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उल्टे जाने के लिए आधार नहीं होगा तब यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है ये प्रतीत हो कि आपत्तित और ग्रहित उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य था, अथवा ये कि यदि अग्रहित साक्ष्य लिया भी गया होता तो उससे विनिश्चय में फेरफार ना होना चाहिए था। ब्रैकेट में हमने लिख दिया। ऐसा ही वर्णन जो सीपीसी की धारा 99 है वो भी हम पढ़ाएंगे, उसमें भी इसी तरह की बात की गई है। कहने का मतलब ये है कि कोई साक्ष्य अनुचित ग्रहण या ग्रहण कर लिया गया है और कोई पक्षकार उस पर आक्षेप करता है कि न्यायालय में कहता है भाई ये गलत आपने इसको साक्ष्य को ले लिया था, तो न्यायालय देखेगा कि सचमुच में उस साक्ष्य को अगर लिया जाता तो कोई फर्क पड़ता, और वो देखता है कि हाँ ना इसको लेने के बाद भी कोई मामले के निर्णय पर, कोई विनिश्चय पर कोई फेरफार ना होता, तो वो साक्ष्य को नहीं लेगा और ना ही ये अनुज्ञा देगा कि नवीन विचारण किया जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इतनी सी बात पर नवीन विचारण नहीं होगा कि मामला इतनी तुच्छ प्रकृति का है जिसके लिए जाने या ना लिए जाने से मामले के निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो न्यायालय उस मामले को लिए बिना या उस साक्ष्य को बिना ग्रहण किए या अनुचित ग्रहण किए या प्रॉपर तरीके से ना ग्रहण किया गया हो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जजमेंट पर असर नहीं डाल रहा है।
चैनल का नाम हमने फिर से दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। आपको कंप्लीट एविडेंस एक्ट की हम प्ले लिस्ट बना देंगे। उसके अलावा अगर आप 100 डे में, चूंकि हम पूरे सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो 100 डे में डे 13, डे 15, डे 17, डे 19, डे 21, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के वीडियोस हैं ये। इस पूरे में हम आपको पूरा एविडेंस एक्ट दे देंगे इन 5 टर्न में, 5 डेज में। आधे आधे घंटे के सारे वीडियो हैं, और सारे वीडियो चाहे वो 1 दिन से लेकर 100 दिन का कोई भी वीडियो हो, सब में PDF अटैच है, नोट्स अटैच हैं, हैंड रिटन यही नोट्स हैं जिनसे हम पढ़ा रहे हैं आपको। एज इट इज़ आप उनको कॉपी कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके नोट्स को अपने हाथ में रखिए और फिर वीडियो देखिए, आपको पूरा का पूरा मैटर समझ में आएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करें, चैनल पर डायरेक्ट आप हमें अपनी फीडबैक दें। ये पूरा एविडेंस एक्ट हमने आपका कंप्लीट कर दिया। और सबसे ख़ास बात, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 100 दिन में हम आपको पूरा PCSJ मेंस का सिलेबस दे रहे हैं और सारे लेटेस्ट केस लॉज दे रहे हैं। इस मैटर को पढ़ने के बाद, याद करने के बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे नोट्स आपको हिंदी में मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको आप एज इट इज़ समझिए। कोई दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में जाके हमारे साथ मैसेज कर दीजिए, हम उसकी प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। कहीं ना भटकिए, ये मैटर पर्याप्त है। आप इस मैटर को तैयार करिए, सिलेक्शन लीजिए, अपने सारी साथियों को इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब यह है, अगर आप डे वाइज देखना चाह रहे हैं तो डे 13, 15, 17, 19 एंड 21 में आप देखें, या फिर हम अलग से प्ले लिस्ट बना देंगे कंप्लीट एविडेंस एक्ट। आप हमारा नाम @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर पे जाएं, प्ले लिस्ट एविडेंस एक्ट की देखें और उससे इसको डाउनलोड कर लें मैटर को और याद करें। धन्यवाद।